ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 से, जो हमारे बिजनेस लॉ का अदर बिजनेस लॉ का एक पोर्शन है। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी बुक है उसके अंदर अदर बिजनेस लॉज के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो बेटा पार्टनरशिप भी अदर बिजनेस लॉज में उसने डाला हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी उसने अदर बिजनेस लॉज में डाला हुआ है, और उसके बाद ये जो 3 चैप्टर नए ऐड हुए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाले, ये भी उसी के अंदर ऐड किए हुए हैं अदर बिजनेस लॉज के। तो लिहाजा ये 3 चैप्टर हैं जो नए ऐड हुए हैं, चैप्टर 16, 17 एंड 18। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जी बच्चे, आवाज नहीं क्लियर, पुत्र अब समझ नहीं आई। हेलो, आवाज क्लियर है बाकियों को? जी सर। ओके ओके, चले, अगर कोई इशू है तो मुझे टाइप कर दें। तो लिहाजा आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 16 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेटा ये खास तौर पे चैप्टर रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मेजरली। इसके अंदर तो चैप्टर के अंदर बेसिकली डेफिनेशन भी मौजूद है, क्राइटेरियाज मौजूद है, कोई ऐसा टेक्निकल चीज या केस स्टडी वाली चीज जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन स्ट्रेट नेचर का आना है कि स्ट्रेट क्वेश्चन होना है इसके अंदर से। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली है क्या, इसका काम क्या है। मनी से मुराद बेटा आप सबको पता है कि जनाब जी पैसा, लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं, ये लॉन्ड्री वगैरह, कपड़े धोना वगैरह, इस काम को जो लॉन्ड्री वाले काम होता है ये उसी का ही मीनिंग में लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद है पैसे को धोना। इससे मुराद ये हरगिज नहीं है पैसे को धोना कि हमारी माए बहनें डेली वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े डालती है और फिर ऊपर से पैसे निकले होते हैं और वो चुन चुन के धो के इकट्ठे कर रही होती है साफ सुथरे हुए। ये वाला मनी लॉन्ड्रिंग इस सेंस में नहीं आता। मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद होता है बेटा एक ऐसा पैसा जो गंदा हो और उसको ठीक कन्वर्ट किया जाए, उसको साफ किया जाए। तो गंदे पैसे को साफ करना, किसी गलत पैसे को, डर्टी मनी को जो है वो साफ करना, उसको क्लीन मनी में लेके आना, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अब देखो बच्चे, नॉर्मली ये क्या होता है और कैसे काम करता है, डर्टी मनी क्या होती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मिसाल के तौर पे आप अभी सीए के अंदर है, आपने जनाब जी क्या किया है, मैं अपने किसी बच्चे की एग्जांपल दूं या अपने साथ वालों की एग्जांपल दूं। अभी तक आप स्टडी कर रहे थे, आप कैफ में ही थे, आपने जनाब जी कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया। इसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, जाहिर सी बात है कि मोहल्ले में, बिरादरी में, भैया जी आप जो हैं वो इस तरह कोई कंपेटिटिव नहीं समझे जाते। क्या कहते हैं, घर में कोई आपकी टके की इज्जत नहीं है। 2 कौड़ी के आदमी है हम, 2 कौड़ी के ही होते हैं ना, हाँ 2 कौड़ी के आदमी है आप, घर में आपकी कोई टके की वैल्यू नहीं है। और आप जनाब जी कहीं पे पढ़ने गए, वहां पे आपने फ्रीलांसिंग सीखी, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। चलो जी, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि आप घर में तो बताने से रहे, आपने घर में नहीं बताया, क्यों? कहीं घर वाले मांगना ना शुरू कर दे, घर वाले खर्चा ना बंद कर दे। तो लिहाजा जनाब आप थोड़ी बहुत पैसे की अर्निंग करते करते आपका एक अच्छा सेटअप चल पड़ा, आपकी स्टडी तो जहां रहनी थी रह गई, आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो गई। अब जाहिर सी बात है, मोहल्ले में आपके कजन है, हमसाय में आपकी फुफो का घर है, मेरी भी फुफो का घर बिल्कुल साथ ही है। मतलब मैं बात करूँ तो छलांग मारू फुफो के घर में जाके निकलूंगा। तो वो ये कि भाई मेरे पास पैसा आ गया। अब जाहिर सी बात है कि शोखा और छिछोरा तो मैं पहले से ही था, सीए कर रहे हैं ना, ज्यादातर तो हम कर रहे हैं इसलिए कि हमें शोखे होने का शौक है। तो लिहाजा भाई शोखे और छिछोरे तो हम पैदाइशी थे। तो मैंने कहा जी मैंने पास पैसा आ गया है तो मैंने 8-10 लाख इकट्ठा कर दिया, कोई मैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ। घर में तो बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। घर वालों को तो यही पता है स्टडी करने गया हुआ है, मोहल्ले वालों को भी यही पता है, रिश्तेदारों को भी यही पता है सीए करने गया है। और वो सुबह शाम इसी इंतजार में है कि बच्चा कब फेल होके वापस आए तो हम जरा थोड़ी सी इसकी वाट लगाएं कि हम कहते नहीं थे पुत्र तेरे से तो होना ही नहीं है, और तू किस बात की मूली है, तो तेरे से तो घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, तुझे सीए की डिग्री किसने दे देनी है। हमने तो बड़ी जुगतें सुनी थी। खैर जब मैं सीए स्टार्ट करने जा रहा था ना, तो मैंने अपने कजन को बताया था, और मुझे याद है रात 8-9 बजे का टाइम था, हम पार्क में बैठे थे और उन्होंने बड़ी बेतहाशा मेरे ऊपर जुगतें की थी। ठीक ही की थी कौन सा हो गया। अच्छा, तो भाई अब अच्छी खासी हम जुगते सुन के आए होते हैं, तो वो भी हमारे जहन में एक चल रहा होता है कि मैं कुछ करके दिखाना है, मैंने इनका दिल जलाना है, फुप्पो ने रिश्ता नहीं दिया, खाला मन ही नहीं है, उसने मुझे ये जुगते की थी, तो मैं अब इनको दिखाऊंगा कि जनाब जी मैं क्या हूँ। तो हम वो क्या कहते हैं,
जो सड़े हुए लोग होते हैं वो बन जाते हैं, खासतौर पे जिम वाले जो होते हैं वो इसमें ज्यादा आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अच्छा जी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम थी, आपने पैसा कमाया, आप गाड़ी ले ली, घर आ गए, गाड़ी ले ली जनाब, आप चलते फिरते एक दिन गाड़ी पे टूर लगाया, मोहल्ले में जनाब की टूर थी, जाहिर बात है फोन से तो बैठना आपको आना नहीं था, आपने जनाब जी पूरा 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया गाड़ी के अंदर, ये जनाब जी एक चक्कर यूं लगाया खाला के घर के आगे से, ये एक चक्कर यूं लगाया आपने फूफो के घर के आगे से, और जाहिर सी बात है आपके रिश्तेदारों ने देख लिया। अब रिश्तेदारों को, रिश्तेदार जो होता है खासतौर पे अगर हम भी बात करें, हम देखिए कोई बंदा नमी 1 to 5 के ऊपर इधर से बां बां करता जा रहा है, इधर से बां बां करता जा रहा है, तो हम भी एक ही वर्ड कहते हैं, तो जाहिर सी बात है रिश्तेदार भी वही वर्ड ही कहेंगे। तो आपकी फूफो दरवाजे में, फूफो का बेटा भागता भागता गया फूफो के पास, ओए अम्मा की हो गया, तो इतने बैठी तेरी जासूसी फेल हो गई। फूफो कहती क्यों है, कहता वो अपना जनाब चाचे का बेटा जो है वो तो गाड़ी पे फिर रहा है, उसके तो शशके नहीं मुक रहे, वो तो सीए करने गया, पता नहीं उसके पास कहाँ से पैसा आ गया, उसका अब्बा तो उसे देने वाला नहीं है, वो तो आपका भाई है एक नंबर का कंजूस है। फूफो के जनाब जी कान खड़े हो गए, यार अच्छा यार मेरे लेक्चर फूफो की पहुंच से दूर रखने भाई, नहीं तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, और फूफो के जनाब जी कान खड़े हो गए, यार मेरे जिंदा होते हुए ये कैसे हो गया। जनाब जी फूफो भागती भागती दरवाजे में आके देखा, आप गाड़ी में यूं जा रहे हैं, आप गाड़ी में यूं जा रहे हैं, तो उन्होंने भी पहला लफ्ज यही कहा, हराम की कमाई हो रही है, ठीक है ना, ये हराम की कमाई होती है। तो ये हम भी देखते हैं, कोई 1 to 5 पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हराम की कमाई है, होर की है पर। तो भाई जाहिर सी बात है कि फूफो के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्यों, ना तो आप किसी योग्य थे, ना आपके घर में कोई इज्जत थी, ना आपके घर वाले कोई इतने अमीर कबीर के आपको पैसे दे और आप गड्डी ले रहे, और ना आपने कभी किसी को बताया कि आप क्या कर रहे हो, आप तो सीए कर रहे हो, और सीए में तो बंदा फेल ही होता है, तो वहां से तो पैसा आ ही नहीं सकता आपको, आपको तो 10 साल लग रहे थे पैसा कमाने में, फिर जाके पता नहीं है आप सीए कर पाते ना कर पाते, आपकी टिंड हो जानी थी, आपके जनाब भी बाल चिट्टे हो जाने थे, आपने आधा पागल होकर साइको हो जाना था, फिर जाके शायद आपके पास कुछ पैसा पैसा आता तो इंसानों की नेचर से भी निकल जाते, तो ये कैसे पॉसिबल। तो लिहाजा आपके ऊपर खड़े हुए वहीं पे फतवा जारी किया कि ए हराम की कमाई है, मुंडा नशे पै गया लग रहा, और ये जनाब जी क्या है जे चर्च चुर्च बेचदा होना, होर की ना पैसा कित्थों आ जाना, सीधे कमा तो पैसा आंदा तो मेरे मुंडे को ना आ जाता, एडा हाजी है। ते जनाब उन्होंने खड़े खड़े वहीं पे फतवा दे दिया। अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि बेटा जब तक लोगों को आपके सोर्स ऑफ इनकम का या आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपकी हर तरक्की उनको 2 नंबर ही लगेगी, आपकी हर तरक्की उनको हराम की कमाई लगेगी। क्यों क्यों भाई, उनको पता ही नहीं है ना कि आपके पास कहां से आया पैसा। तो लिहाजा अगर देखी जाए तो हमें चीजें छुपानी चाहिए, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए अपनी तरक्की का राज। लेकिन अगर एक और चीज आपको मैं थोड़ा सा देखूं कि इस्लाम में है कि आप फर्ज नमाज जो है वो सब लोगों के सामने पढ़े, और जो नवाफिल है वो छुप के पढ़े, फर्ज आप सबके सामने बने, इसलिए तो मस्जिदें बनाई गई कि भाई हम अगर एक ही बात लेके चले, नेकी का दरिया में छोट, तो भाई फर्ज नमाज इसलिए कहा गया सबके सामने पढ़े कि लोग आपके ईमान के ऊपर शक ना करें, और नवाफिल कहा गया छुप के पढ़ो, क्योंकि नवाफिल का लोगों से लेना देना नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, वो आपका एक अल्लाह के साथ ताल्लुक है, तो वो जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। फर्ज नमाज में तो बेसिकली दिखावा ही होता है कि भाई आप चल के मस्जिद तक जाओ ना, आपको कहा गया है कि मस्जिद तक जाओ, जैसे ही अजान होती है जनाब जी टखनों से ऊपर शलवारें की हुई, वुजू किए हुए, हाथ मुंह धोया, टोपी सर पे पहनी हुई मस्जिद की तरफ जा रहे, तो पूरा मोहल्ला देख ही तो रहा होता है कि बच्चा मस्जिद की तरफ जा रहा है। तो नमाज का जो फर्ज नमाज है उसका पर्पज नेकी कम है, उसका पर्पज आपके ईमान को शो करना, आपको एक इस्लामिक सोसाइटी का बंदा साबित करना ज्यादा है। इसलिए तो कहते हैं कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करती है। आप भी घरों में बैठ के नमाज पढ़े, काफिर भी घर से बाहर ना निकले, किसी को क्या पता आप मोमिन है या वो मोमिन है। फिर इसी तरह बेटा कि जो आपकी हलाल की कमाई है उसके जरिए नजर आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो भैया फूफो तो बैठी है फतवा लगाने के लिए। तो मुझे बताएं बेटा, आपके ऊपर, आप में से किसी के ऊपर ये फतवा लगा कभी, ऐसा होता है बरादरी में, फतवा ना लगाओ, जी होता तो सर। है, बिल्कुल होता है, आपके सब फुफ्फो वाले हैं भाई, तो बहनों बेटियों वाले हो ना हो, फुफ्फो वाले तो है ना। अच्छा जी, तो बेटा ऐसा पैसा जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है आप जस्टिफाई ना कर पाए, ऐसा पैसा जिस जो आपने कहां से कमाया उसकी कोई रीजन ना दे पाए, कोई जस्टिफाइड सोर्स ना दे पाए, तो ऐसे पैसे को डर्टी मनी कहा जाता है।
मिसाल के तौर पे आप अल्ताफ भाई के राइट हैंड है और बंदों की सफारियां ले लेके आपने पैसा इकट्ठा किया। अब आप क्या लोगों को बता पाएंगे कि आपने ये आपका ये पैसा हलाल का है, आपने ये पैसा मेहनत से कमाया है? इसी तरह आपने चोरी करके पैसा इकट्ठा किया है, तो क्या आपने स्किल से कोई आपकी हलाल की कमाई है? नहीं है बिल्कुल। तो भाई लोगों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहरहाल पैसा तो आया। तो बेटा देखो, इंसान आप देखेंगे कि दुनिया में बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े ये मनी लॉन्ड्रर, बड़े बड़े डकैत, ये क्यों पकड़े गए? सिर्फ इस वजह से कि पैसे की एक नेचर है। और वो नेचर क्या है कि जैसे ही वो पैसा आपके पास आता है ना, आपको चुनौना शुरू हो जाती है, आपके अंदर खुलबली मचती है कि इसको मैं शो कराऊं। और जाहिर सी बात है कि आपका पैसा कमाने का पर्पज यही होता है कि आप शो करा सके, आप थोड़ी सी वो कहते हैं शोखियां मार सके। तो लिहाजा पैसा जब भी किसी के पास आता है तो भैया वो दिखाने की कोशिश करता है, और जब दिखाने आता है तो पकड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। तो भाई किसी किस्म का भी ऐसा पैसा जिसका आप सोर्स जस्टिफाई ना कर पाए, उसको डर्टी मनी कहा जाता है। डर्टी मनी को, अब जाहिर सी बात है, एक शख्स है अल्ताफ भाई है, उन्होंने बड़ी बेतहाशा सफारियां ली। हम बात करें हुदैबिया पेपर मिल केस, थोड़ा सा हुदैबिया पेपर मिल केस पे आते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आज समझाऊंगा कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब बेटा देखो, ऐसा हुआ कि आप सबको पता है कि भाई अन्यवाग करप्शन, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल उसमें स्टेटमेंट में नहीं जा रहा। हम जो फैक्ट एंड फिगर है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है कोर्ट की तरफ से, हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप छोड़ दें कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है। इस वक्त मैं आपका उस्ताद और मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, हुआ ये भाईजान के जनाब, वो स्टार्ट हुई, इनकी हुकूमत चलती रही बड़े पुराने दौर से। जाहिर सी बात है कि करप्शन से एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया। अब बेटा पैसा इकट्ठा करना का कोई मकसद नहीं है, मतलब इकट्ठा करके बक्से भर भर के रखते जाओ, तो फिर तो भिखारियों वाली सिचुएशन है ना। आप देखो, जब भी कोई भिखारी मरता है तभी जाकर उसकी झोपड़ी फरोलो, वो को 50-50 साल पुराने नोटों के ढेर पड़े होते हैं। हमारे इधर साथ ही एक होता था भिखारी, वो जब भिखारी था, मतलब कभी उसको देखा ही नहीं। वो ऐसे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, कच्चा पक्का सा कोठा था, वो किसी का था, बस वो वही रहता था। 20-25 साल हमने उसको छोटे होते देखा था। जब वो फौत हुआ था ना, तो हमें पता चला कि जो उसका बिस्तर था वो सारा पैसों का था। मतलब वो अपना वो बिस्तर के नीचे वो चारपाई चूरपाई नहीं थी, हमें लगता था ये ईंटों का ढेर है, उसके ऊपर इसने चादर चादर बिछाई हुई है। वो बेसिकली पैसों का ढेर था। मर गया क्यों? उसने पैसा शो ही नहीं किया। तो लिहाजा पैसा कमाने का मकसद ही क्या है कि अगर आपने करप्शन के जरिए पैसा इकट्ठा कर लिया, अगर आपने इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा कर लिया, अगर आपने सफारियों के थ्रू पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप उसको खर्च ही नहीं कर सकते, आप उसको लोगों को दिखा ही नहीं सकते, तो बेटा फिर उसका मकसद क्या हो? अब सेम सिचुएशन यही तो है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन अब खर्च नहीं कर सकते। भाई खर्च करेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहा है पैसा। आप हुकूमत में हो जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ यार, आपकी तनख्वाह ही 1 लाख है, आपके खर्चे इतने हैं, तो ये तो पूरा नहीं हो सकता। आप इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो? जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ जी, आपकी तनख्वाह ही 1.5 लाख है। अब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ जी, आपकी तनख्वाह ही 70,000 है। मैं कमिश्नर हूँ जी, आपकी तनख्वाह ही 80,000 है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, आपकी तनख्वाह ही 45। ये बेटा CSS PSS वाले जो ऑफिसर होते हैं, इनकी तनख्वाह 50-55-60 बेसिक तनख्वाह यही होती है इनकी। तो इतना पैसा आपके पास कहाँ से आप खर्च कर रहे हो? गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटीज आ जाएंगी कि हाँ जी कहाँ से आया। अगर आप कहते हैं जी मैंने जेन्युइन तरीके से कमाया है, तो कहती जी इस पे टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? तो लिहाजा बहुत लंबे पंगे हो जाते हैं, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते आपके, तो फिर पैसा कमाने का फायदा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अब इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, इन्होंने कहा जनाब किसी तरीके से अब इस पैसा तो आ गया, इसका अब सोर्स जनरेट करना है। मतलब हम फुफ्फो को कह सके, दिखा सके कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं। अब इसका हमने सोर्स जनरेट करना है कि किस सोर्स से हमें पैसा आया। ये जो जनरेटिंग ऑफ सोर्स होता है बेटा, ये होता है लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, पैसे को क्लीन करने का प्रोसेस। अच्छा, अब इन्होंने जनाब क्या किया कि एक पेपर मिल लगाई और इस दौरान इनकी हुकूमत मौजूद थी। ये अपनी हुकूमत में थे, एक मिल बना ली उन्होंने, एक फैक्ट्री बनाई, और उसके बाद उन्होंने उस दौर में एक कानून पास किया। देखो नॉर्मली कानून हमारे यहाँ लॉ ये होता है कि कोई भी शख्स अगर मुल्क से बाहर पैसा भेजेगा या मुल्क के अंदर पैसा बाहर से मंगवाएगा,
तो उसे रीजन बतानी पड़ेगी कि भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, किस सोर्स ऑफ इनकम से आ रहा है, भेजने वाला कौन है, मतलब एक उसकी ट्रेल जो है वो आपको बतानी पड़ेगी ताकि हम पता कर सके ना आपकी हलाल की कमाई है, प्रॉपर टैक्स दे रहे हो, बेशक हमें नहीं दे रहे, जिस मुल्क से ला रहे हो उनको दे रहे हो या नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। इन्होंने जनाब ये एक मिल बनाई, मिल से जनाब जी इन्होंने क्या किया कि अगर इनको प्रॉफिट 100 रुपये आता था तो इन्होंने उसकी जगह पे 1000 रुपया प्रॉफिट शो किया। देखो अब एक शख्स जो मनी लॉन्ड्रर होता है ना, खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोई डर्टी बंदा होता है जिसके पास डर्टी मनी होती है, उसे टैक्स से प्रॉब्लम नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैंने 5 करोड़ रुपया 4-5 बंदों को मर्डर करके कमाया है, अगर मुझे ये कह दिया जाए कि यार तुम इसके ऊपर 10% टैक्स दे दो और तुम्हारी पैसा साफ हो जाएगा, तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे जहन में एक कंसेप्ट होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या गलत पैसा वो होता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया होता। नहीं बेटा, टैक्स का देना कभी भी आपकी मनी को क्लीन नहीं कर सकता। मुझे मेरे पास 5 अरब रुपए है, मुझे कहा जाता है जी आप 50 लाख टैक्स दे दो इसके ऊपर, आपकी मनी वाइट है, तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं चुप करके 50 लाख, वो कौन सी मेरी हलाल की कमाई है, ये मैंने मुश्किल से कमाई है, इजी मनी थी, मैं उसमें से 50 लाख दूं, बाकी मनी मैं जस्टिफाई कर लूं, जनाब मेरी वाइफ मनी है। नहीं, टैक्स का दे देना आपकी मनी को, आपके सोर्स को जस्टिफाई नहीं करता। तो लिहाजा क्या हुआ कि भाई 100 इनका प्रॉफिट था, इन्होंने 1000 शो कराया, बाकी 900 कहां से आया। अब देखो 900 इनके पास इन टर्म ऑफ कैश तो पड़ा था, पैसा तो इनके पास मौजूद था। अब जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट इन्होंने शो कराना था तो इन्होंने फिक्टिशियस सेल शो कराई होंगी, इन्होंने जनाब जो उसके अंदर रिजर्व शो कराए होंगे, कुछ भी किया होगा। तो ये एक माइनर सी ट्रांजैक्शन होती है और जाहिर सी बात है कि इनकी वक्त हुकूमत भी थी, मिल के अंदर ये काफी तरीकों से कंसीलमेंट हो सकती है, अंडर इनवाइसिंग करके, ओवर इनवाइसिंग करके आप कंसीलमेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स को कहा जनाब मैं कैश के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, अब कैश में पैसा ट्रांसफर ट्रेल नहीं हो सकता, आप बैंक के थ्रू करेंगे तो पता चल जाएगा उस बंदे ने कितना पैसा भेजा। मैं किसी को कहता हूँ जी मैं आपको ये चीज जो है वो 2 लाख रुपए की बेच रहा हूँ, आप ऐसा करो कि जो इनवाइस है मैं आपको 5 लाख की इशू करूंगा, इनवाइस में 5 लाख की इशू करूंगा, आप मुझे सिर्फ 2 लाख ही देना इन कैश। 2 लाख उससे 3 लाख जो मेरे पास डर्टी मनी पड़ी थी मैंने उसको ऐड किया, वो 5 लाख करके मैंने पूरा बिजनेस में डाल दिया। अब क्या हुआ यहां पे, ये 2 लाख तो भाई मेरा जेन्युइन बिजनेस का पैसा है, लेकिन इसके अंदर जो 3 लाख मैंने ऐड किया वो तो मेरी डर्टी मनी थी। अब जब डर्टी मनी इंक्लूड होके इस 1000 के प्रॉफिट में आ गई तो क्या अब सोर्स जस्टिफाई हो गया, जी मेरी मिल की कमाई है, उसका प्रॉफिट है, ऐसी बात है? जी सर। ऐसी बात है, शाबाश। ये तो एक तरीका हो गया। मनी लॉन्डर से मुराद हरगिज ये नहीं होता कि टैक्स इवाइड किया जाए, टैक्स इवेजन की जाए, टैक्स अवॉइड किया जाए उससे। ये एक तरीकाकार है, मतलब एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स अवॉइड करते हो, वो भी इनलीगल मनी में आती है, वो भी आपकी डर्टी मनी होती है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आती। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि आप कोई सोर्स जनरेट करते हो अपनी गलत कमाई का, आपकी एक हलाल की कमाई है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो आपकी डर्टी मनी है, पैसा ठीक है। हाँ, वो आप ये होगा कि आप एक जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, आप एक कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में वो नहीं आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद क्या है कि एक ऐसी इनकम जो डर्टी इनकम हो, जिसका सोर्स गलत हो, और फिर उसको क्लीन किया जाए, साफ किया जाए, दो प्रोसेस इसके अंदर शामिल हो। तो लिहाजा क्या हुआ कि जनाब जी इन्होंने सोर्स जस्टिफाई कर दिया। अब जब सोर्स जस्टिफाई हो गया बच्चे, अब मसला ये था कि प्रॉफिट की मद में भी इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, वैसे भी इनके पास पैसा मौजूद था। अब यहां पे भी इश्यूज है, कुछ इनको और मसले मसाइल आए, जाहिर बात है कि अब आगे टैक्स भी पड़ना है। अच्छा, अब पेपर मिल का इन्होंने एक और यूज किया, वो ये किया उसके एम्प्लॉइज का इन्होंने यूज किया। इन्होंने एम्प्लॉइज का यूज क्या किया कि जैसे ही कोई, यार देखो आप चपरासी रखते हो, आप पीएन रखते हो, आप नौकर रखते हो, आप उसकी डिटेल सारी लेते हो, और वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि यार ये जो क्या कहते हैं, ये वैसे साइन हो रहे हैं किस पेज पे हो रहे हैं, वो बेचारे जॉब करने आए हुए हैं, आप 10-12 हजार महीने की जॉब देंगे, वो सुकून से खुशी से करेंगे, उन्हें क्या पता आप अपना उनका आईडी कार्ड क्या यूज कर रहे हो। तो इस वक्त इनके पास कुछ पोजीशंस थी, पहले नंबर पे ये गवर्नमेंट में थे,
दूसरे नंबर पे अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे भाई ये। तीसरे नंबर पे उस वक्त हमारा बैंकिंग सिस्टम भी वीक था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे जो अब हो चुके हैं। इन्होंने जनाब जी क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज के नाम के ऊपर बैंक अकाउंट्स ओपन कराए, बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए हर एम्प्लॉय के ऊपर। अब उन्होंने उस दौर में एक कानून पास किया कि कोई भी शख्स मुल्क से बाहर पैसा भेज सकता है या मुल्क के बाहर से अंदर पैसा मंगवा सकता है, उससे सोर्स नहीं पूछा जाएगा एक खास लिमिट तक। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आप अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं तो $10,000 इन कैश ला सकते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहां के हैं, किस चीज के। अब अयान अली का केस आप सबको याद है, अयान अली का केस याद है, कभी सुना है नाम ये? नो सर। है आसिफ जरदारी, अयान अली, इतना बड़ा केस, अल्लाह के बंदे, वो जो एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी मॉडल अयान अली। मैं सर बिल्कुल आपके तो बेड़ा ही करके पुत्र, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन से खाली हो। हमारी एक मॉडल पकड़ी गई एयरपोर्ट के अंदर, उसके पास से $1,00,000 निकले थे, वो ब्रीफ केस में लेके जा रही थी, और वो साल के अंदर पता चला कि दुबई के तकरीबन 10 से 12 चक्कर लगाती है। अगर वो हर चक्कर पे भी $1,00,000 बाहर ले जाती है, अब जाहिर बात है देखो $10,000 की मैक्सिमम लिमिट है कि आप इससे ज्यादा पैसा इन कैश नहीं लेके जा सकते या लेके आ सकते नहीं, आपको सोर्स देना पड़ेगा, आपको बैंकिंग के थ्रू आना पड़ेगा, वरना आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो ये क्या होता है कि भाई किसी हद तक एयरपोर्ट का अमला आपके साथ मिला होता है, आपकी चेकिंग नहीं होती, और उसके बाद नॉर्मली ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह होती है इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। यार ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इस तरह क्यों हरकत करे, ये कोई ड्रग क्यों लेके जाए, ये इतना पैसे क्यों लेके जाए, इनके पास तो वैसे ही बहुत पैसा है। तो लिहाजा $1,00,000 अगर वो साल में 12 चक्कर भी लगाती है तो $12,00,000 अगले दुबई ले गई बगैर टैक्स दिए, और ये वो पैसा है जिसका कोई सोर्स नहीं था। अभी ये क्लीन मनी नहीं हुई, अभी ये पहला स्टेप था, अयान अली केस का पहला स्टेप था, अभी उसका सोर्स जनरेट करना है। क्या हुआ कि डर्टी मनी आहिस्ता आहिस्ता करके स्मगल आउट, इसको कहते हैं स्मगलिंग करना, फिजिकल कैश लेके बाहर जाना, इसको स्मगलिंग करना कहते हैं। अच्छा जी, अब $12,00,000 साल का अगर एक मॉडल लेके गई है तो इसको जरा रुपीज में कन्वर्ट करो, कितना बनता है? आई थिंक तकरीबन कोई 21-22 करोड़ बनता है, ऐसी बात है, तकरीबन लगभग इसके करीब ही बनेगा। तो एक मॉडल जिसने 12 चक्कर लगाए वो 22 करोड़ रुपया स्मगल कर गई, 220 मिलियन उसने स्मगल कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जरदारी साहब ने सिर्फ एक मॉडल तो नहीं रखे होंगे ना इस काम के, जरदारी साहब खुद भी आते जाते थे, उनके बच्चे भी आते जाते होंगे, तो ये बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी तलाशी इस लेवल की तो नहीं होती जिस तरह हमारी होती है कि भाई नाड़े तक निकलवा के चेक किए जाते हैं खान आबासी के। तो भाई ये भी लेके गए होंगे। अब मसला इनको ये अर्गिज नहीं है, आप कहते होंगे, आप कह रहे होंगे सर 22 करोड़ तो लेगी, उसने अपने पैसे भी तो लिए होंगे, उनके आने जाने का किराया भी तो लगा होगा, है तो भाई हो सकता है मैक्सिमम उसको 2 करोड़ रुपया दे दिया हो, 1 करोड़ रुपया उसका खर्चा हो, तो ये भाई 19 करोड़ तो बच गया ना। ये वो पैसा है जो आपने बगैर मेहनत के 10% कमीशन से कमाया। अब फिर क्या होता है कि ये 22 करोड़ रुपया दुबई पहुंची है इन टर्म ऑफ डॉलर। अब मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देके समझाऊंगा कि इसका सोर्स कैसे जनरेट होगा। अब बेटा पाकिस्तान के अंदर एक रूल है कि अगर बाहर से, देखो हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है कि उसको बाहर से जितना पैसा आ जाए उतना अच्छा है, ऐसी बात है ना, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाई जाती है, ऐसी बात है। जी सर। बिल्कुल, तो इसके लिए उनका हमारा एक कानून है कि जो बाहर से पैसा बंदा लेके आ रहा होता है ना, हम उसके ऊपर कम इंस्पेक्शन रखते हैं, कम चेक एंड रेगुलेशन होते हैं, या हम उसको टैक्स एग्जाम्पशन देते हैं कि भाई जो फॉरेन रेमिटेंस है, जिस तरह अगर हम बात करें, हम सबको पता है स्विट्जरलैंड का, स्विस बैंक का पता है, तो उसको ये हेवन क्यों कहा जाता है, टैक्स हेवन क्यों कहा जाता है स्विट्जरलैंड को? बेटा इसलिए कि अब स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक आप कोई भी बंदा बाहर से पैसा लेके वहां पे जाके जमा करा दे, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये पैसा कहां से आया,
बड़ी बेहतरीन चीज है। इस वजह से वहां के बैंक के अंदर हम सबका काला धन मौजूद है, जितने भी हमारे दुनिया के वर्ल्ड वाइड लीडर मौजूद है स्विस बैंक अकाउंट के अंदर। और स्विट्जरलैंड भाई चल ही इन्हीं पैसे के ऊपर रहा है। आप उसको कह भी नहीं सकते कि यार तुम रिस्ट्रिक्शन हो रहे हो, तुम मेरे मामे लगते हो, जाओ पहले अपने काम तो सुधारो ना, मुझे आगे बड़े तुम डायरेक्शंस दे रहे। तो लिहाजा क्या हुआ कि देखो किसी भी मुल्क से बाहर से पैसा आ रहा होता है तो वो मुल्क ज्यादातर खामोश रहता है कि चलो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, बात खत्म करो इस चीज को। अच्छा जी, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि ये पैसा वापस पाकिस्तान कैसे आएगा, एक सोर्स जनरेट होगा। मिसाल के तौर पर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे बाहर से बंदा एक ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दे। मैं उसे कहता हूं जी ये सॉफ्टवेयर मैं आपको $1000 का बना दूंगा। अब ये जो बात है $1000 मुझे आना, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। क्यों? ये फॉरेन रेमिटेंस है ना, बाहर से पैसा आ रहा है, जितना भी आए उतना अच्छा मेरे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, ये टैक्स एग्जाम्पशन है इसके ऊपर। अब मेरे लिए एक सोर्स मौजूद है। कल को मेरे से कोई पूछता है जी $1000 कहां से है, मैं कहूंगा जी ये देखो इस बंदे को मैंने ये सॉफ्टवेयर सेल किया था, इस बंदे ने मुझे 1000 दिया। अब वहीं पे एक बंदा जरदारी साहब का बाहर बैठा, वो मुझसे राब्ता करता है जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं कहता हूं जी बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बना देता हूं। वो कहते हैं जी कितने पैसे? मैं कहता हूं जी $500 का मैं आपको बना दूंगा ये। वो कहता है नहीं। मैं कहता हूं कम करो। कहता है कि मैं आपको इसका $10,000 दूंगा, मुझे आप इस सॉफ्टवेयर की प्राइस $10,000 कोट करो। मैं कहता हूं मेरा दिमाग खराब है, जो इतने पैसे मैं जो ये तो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ है ही नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, $10,000 कैसे दूं? वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आप इस सॉफ्टवेयर की प्राइस $10,000 कोट करो, आपको $500 आपकी फीस है, आप $1,000 रख लेना, $9,000 जो है वो आप मेरे फलाने बंदे को दे देना। तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसा पैसा, अब मैं आपको बताता हूं जरदारी साहब का एक कैसे इस चीज को वाइट कर सकते हैं। जरदारी साहब से बाहर बंदा बैठा, उसके पास ये $12 लाख मौजूद है जो स्मगलिंग के थ्रू गया हुआ है, अयान अली लेके गई हुई है। जरदारी साहब क्या करते हैं, ये शख्स जरदारी साहब को एक ऑर्डर प्लेस करता है जी मुझे ये काम करवाना है। जरदारी साहब कहते हैं जी ठीक है, इस काम की प्राइस है $2 लाख या $5,000, $50,000, कोई भी प्राइस रख सकते हैं। एक्चुअल वो कोई काम है ही नहीं, एक्चुअल वो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। जस्ट क्या है कि एक ट्रेल बनाने के लिए एक प्रोडक्ट बीच में ऐड कर दी जिसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है $2 भी ना हो, $3 भी ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है सेलर और बायर के दरमियान जो तय हो गया वो बात खत्म। ऑर्डर प्लेस हुआ जनाब, ये प्रोडक्ट बाहर भिजवाई गई, बाहर से $50,000 अंदर आ गए। अब जरदारी साहब के ही उस $12 लाख में से $50,000 इस सोर्स के थ्रू आ गए। अब अगर जरदारी साहब ये $50,000 मार्केट में यूज करते हैं तो कोई शख्स पूछता है जी ये पैसा कहां से आया, जरदारी साहब कह सकते हैं जी मैंने ये देखो काम किया है, मेरे पास सबूत है, फॉरेन रेमिटेंस हुई है, ये मैंने उसको सॉफ्टवेयर सेल किया, ये मुझे वहां से पैसा आया। तो बेटा अब इस 12 लाख की इनकम का आहिस्ता आहिस्ता करके सोर्स जनरेट होना शुरू हो गया। पहला स्टेप क्या था? मॉडल हायर करो, उसको पैसे पकड़ाओ, मुल्क से बाहर जाओ, वहां पैसा पहुंच गया, अब वहां से पैसा वापस पाकिस्तान लाना है तो उसका एक सोर्स जनरेट करो, फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू पैसा वापस ले आओ, टैक्स भी आपका बच गया, आपकी मनी भी वाइट हो गई। तो ये एक सिंपल सा मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा एक और मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरा अपना क्लाइंट ये हरकत करता है, मुझे पता है, मेरा एक यूएसए का क्लाइंट है। वो क्या है कि भाई वो तकरीबन 4 बच्चे, एक वो खुद है, एक उसकी बीवी है, 5 बंदे हैं। वो साल में 3 चक्कर लगाते हैं पाकिस्तान के, ठीक है, वहीं के रेजिडेंट है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, सारा कुछ है। वो जब भी वहां से निकलते हैं ना तो वो क्या काम करता है, एक दिन मैं बैठा उसके पास, तो मैंने ये घड़ी पहनी, ये जो मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये वाली घड़ी पहनी हुई, गपशप कर रहा हूँ उसके साथ। मुझे कहता घड़ी अच्छी पहनी हुई है, मैंने कहा जी सर अच्छी। कहता मेरे पास भी घड़ी है। मैंने कहा सर आप क्या मतलब सेल करते हैं? कहते जी मेरा बिजनेस है, मैं सेल करता हूँ, बाहर से घड़ियां लाता हूँ, यहाँ सेल करता हूँ। खैर वो लेके आया घड़ियां, तो वो डब्बे भी थे घड़ियों के, घड़ियां भी थी और उनके टैग्स भी साथ थे, नई घड़ियां। अब तकरीबन 8-10 घड़ियां थी। अब उनके ऊपर जो प्राइस रेंज थी वो तकरीबन मिनिमम भी एक घड़ी का तकरीबन कोई 32,000 के करीब थी। वो बंदा क्या करता था, पहले नंबर पे $10,000 कैश में आ सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक बंदा $10,000 कैश में ला सकता है। वो था, उसकी बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे।
और क्या करता था, 4-4, 5-5, 6-6 हजार डॉलर हर बच्चे की जेब में डाल दिए। कोई नहीं, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, सफर कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करता था कि 5-7 घड़ियां लेनी, कॉस्टली अच्छी खासी, जो वहां से उसको 32,000 की पड़ती थी, वो यहाँ 50,000 की बिक जाती थी आराम। ठीक है, वो क्या करता, सारी एक एक घड़ियां लेता, उनके डब्बे निकालता, डब्बों को डालता, खाली डब्बों को बैग के अंदर, मतलब उनकी पैकिंग थोड़ी सी खोल के उसके अंदर कोई और चीज पैक कर देता कि भाई ये एज अ पैकिंग मटेरियल मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये पैकिंग मटेरियल है, इसके अंदर कोई घड़ी। घड़ियां सारी पहन लेते, टैग जेब में निकाल के डाल देते। जब यहाँ पे पहुंचते वो डब्बे निकालते, घड़ियां निकालते, उनको टैग लगाते, डब्बे पैक करते, मार्केट में जाके सेल कर देते। वो और भी नहीं तो घड़ियां कोई 10, 12, 15 लाख मालियत की सिर्फ वो वॉचेस थी। तो ये क्या था, समझ आई बात आपको, कैसे काम करता है ये सारा कुछ? जी सर। हाँ, तो ये एक तरीकाकार है छोटा सा मनी लॉन्ड्रिंग का। और तो हुदैबिया पेपर मिल में क्या हुआ बच्चे, इन्होंने क्या किया कि अपने नौकरों के नाम पे, अपने चपरासियों के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा दिए। अब जाहिर बात है कि एक बंदे के अकाउंट में अगर 50 लाख 60 लाख रकम पड़ी है तो ये कोई बड़ी रकम नहीं। नॉर्मली टैक्स अथॉरिटीज भी इनको नहीं छेड़ती, और ना उन लोगों ने इसे यूज करना होता जो बंदों को भी परेशानी हो, और ना ही उन लोगों पे किसी का ध्यान जाता है कि यार ये बंदा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे यहाँ देखो यार, 22 करोड़ की आवाम है, और नहीं तो 5-6 करोड़ तो बैंक अकाउंट होंगे। 5-6 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है यार। जैस कैश भी तो बैंक अकाउंट है ना, ये तो तकरीबन हर बंदे का है। तो हर अकाउंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब जाहिर बात है, एक पेपर मिल है, उसके 200 इंप्लॉयज भी हैं, तो हर इंप्लॉय का अकाउंट तो होना है। हर इंप्लॉय के अकाउंट में ये क्या करते हैं कि जो अपना करप्शन का पैसा पड़ा है उसमें से 50 लाख 60 लाख हर बंदे के अकाउंट में जमा करा देते हैं एज अ सैलरी इनकम। उनकी सैलरी इनकम के तौर पे डाल देते हैं, उनकी किसी और कमीशन में डाल देते हैं, किसी भी मद में डाल देते हैं। और वो भी साल में महीने का लाख रुपए आप बैंक में जमा कराओ, यार बैंक आपसे पूछेगा यार तू लाख रुपए महीने कितों कमा लिया? नहीं पूछेगा यार, एक मिनिमम सी अमाउंट है, इतना तो हो ही जाता है। कैश में जमा कराने जाओ, मैं भी जाता हूँ नॉर्मली, कोई हम जस्टिफिकेशन नहीं देते कि ये पैसा कहां से आ रहा है। मेरे अकाउंट में भी पैसे आते हैं, आप लोगों ने भी फीसें भेजी होगी, कभी आपसे नहीं पूछा गया पर्पज क्या है, क्यों भेज रहे हो? डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, हो जाता है जैस कैश टू जैस कैश। तो लिहाजा क्या हुआ कि इन्होंने अपने तमाम इंप्लॉइज के अकाउंट्स में पैसे डलवा दिए। फिर ये क्या करते थे, अब इस पैसे को जाहिर सी बात है इंप्लॉइज के अकाउंट में आ गए। अब इस पैसे को 2 तरीके उन्होंने करने थे। पहले नंबर पे तो इस पैसे को मुल्क से बाहर भेजना है, दूसरे नंबर इसके ऊपर टैक्स बचा। तो ये क्या करते होते थे बच्चे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अंदर भी ये मौजूद थे, तो लिहाजा उन्होंने इस वक्त एक एक्सटेंशन दे दी कि मुल्क के बाहर या अंदर पैसा किसी भी तरीके से भेजा जा सकता है, सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और फिर आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। अब तो आप इंटरनेशनल भेजें, मोबाइल की ऐप खोलें, अकाउंट लॉग इन करें, आप किसी भी दुनिया के अकाउंट में पैसा भेज सकते हो, जिसको वायर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसको टीटीज कहा जाता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने जितने भी इंप्लॉइज थे उनके अकाउंट्स में से पैसा बाहर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट में बाहर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब जाहिर बात है कि एक अकाउंट में से साल का 40 लाख 50 लाख अगर जा रहा है बाहर, तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं। महीने का 1.5-2 लाख बाहर किसी को दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई हो सकता है, यार हम वहां से कोई सर्विस ले रहे हैं, उनसे उस बंदे से कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई इनवॉइस इशू करा दे। और टैक्स एग्जम्पशन इन्होंने खुद उस वक्त छूट दे दी थी। अब पैसा इन्होंने 50, 60, 70 इंप्लॉइज के अकाउंट से बाहर भेज दिया, पैसा बाहर चला गया। अब वहां से पैसा जो है ये क्या करते थे, रोटेट करते थे मुख्तलिफ बैंक के अंदर। मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आया है, मैंने जनाब जी उसको पहले यूबीएल में ट्रांसफर किया, यूबीएल से एचबीएल किया, एचबीएल से हर जगह अकाउंट है ना, नेशनल बैंक में किया, नेशनल बैंक से मैं जनाब जी एमसीबी में आ गया, एमसीबी से मैंने समिट में किया, समिट से कैश निकाल के मैंने जनाब जी उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए ये आसान नहीं होता कि बैंक टू बैंक वो ट्रांजैक्शन घूमता रहे। वो पूछेगा हाँ जी ये इन्वेस्टमेंट किया, हमने कहा जी कहाँ से आया पैसा? जी बिल्कुल लीजर्ड सोर्स है, देखे मैंने बैंक से निकलवाया, मेरे बैंक में पैसा आया बिजनेस के थ्रू। वो समिट में गए, समिट की लगा के इंफॉर्मेशन, उसने कहा जी मुझे एमसीबी से आया, एमसीबी में गया जी मुझे यूबीएल से आया, यूबीएल से गए मिल। तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, ये लेयरिंग हो जाती है मुख्तलिफ किस्म। तो इससे क्या होता है कि ओरिजिनल सोर्स गायब हो जाता है कि बेसिकली पैसा आया कहां से था।
मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने HBL अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करता हूं तो मुझसे पूछता है इसका किस लिए ट्रांसफर कर रहे हो, मैं कह देता हूँ बिजनेस पर्पज के लिए। HBL से जब मैं UBL में ट्रांसफर करूंगा वहां पे मैं लिख लूंगा जनाब जी फैमिली सपोर्ट के लिए। UBL से जब मैं नेशनल बैंक में ट्रांसफर करूंगा वहां पे मैं बिजनेस पर्पज डाल दूंगा। तो भाई ये मुख्तलिफ पर्पज जब इकट्ठे होंगे तो ट्रेल पॉसिबल नहीं होगी। अब पैसा इनका दुबई पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, इन्होंने क्या किया 2-4 ट्रांसफर करके ट्रेल गाइड कर दी उसकी। उसके बाद वो अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस पैसे से वहीं बाहर ही प्रॉपर्टी खरीद ले, बाहर के बैंकों में ही रखवा दे, या ये है कि वो पैसा वापस मुल्क में ले आए और यहाँ पे आके यूज करें। तो ये क्या करते थे, ये ज्यादातर पैसा बाहर ही रखते थे, मुल्क में लाने का झंझट ही नहीं करते थे। बहुत कम टीटीज वगैरह, हमजा शहबाज इसी चक्कर में फंसा कि वो मुल्क में पैसा वापस लाता था, यहाँ से स्मगलिंग के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू, वायर ट्रांसफर के थ्रू पैसे बाहर भेजे, फिर वहां से सोर्स जनरेट करके ये वापस लाता था पैसा। इसी वजह से ये फंस गया। नवाज शरीफ इस वजह से नहीं फंस रहा अभी तक के 22 के ऊपर चीजें साबित नहीं हो पा रही कि ये पैसा वापस नहीं लाता था। पैसा बाहर गया, बाहर ही इन्वेस्टमेंट हो गई, एवन फील्ड खरीद लिए जनाब, अपार्टमेंट खरीद लिए, प्लाजा खरीद लिए। तो ये एक तरीका कार था जिसकी वजह से एक हुदैबिया पेपर मिल का केस कहा जाता है, जिससे एक बड़े लेवल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी तरह जरदारी साहब का आपने सुना कि भाई वो गोलगप्पे के नाम पे बैंक अकाउंट मौजूद है, कुल्फी वाले के नाम पे बैंक अकाउंट मौजूद है, तो वो बेसिकली इस पर्पज के लिए यूज होते थे। समझ आ गई बात? लेकिन वो कहते हैं ना कि पुत्र जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, हर कोई जाता है, हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो लिहाजा यही हुआ जरदारी साहब के साथ भी। कुछ अकाउंट्स में से ट्रांजैक्शन जो है वो डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई, एक्सपेंसेस की बिलावल हाउस की गई, किसी में बिलावल की बर्थडे पार्टी के पैसे लगाए गए, किसी से जो उनकी फुफ्फो है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, आप तो उसी का कोई बैठा है यहाँ पे, फुफ्फो का क्या नाम है उनकी यार, फरियाल तालपुर, उसकी कोई एक्सपेंसेस वहां से डायरेक्ट किए गए तो पकड़ेगा। तो इनको लगता है कि यार कोई मसला नहीं है, एक आधी ट्रांजेक्शन तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा ये वो तरीकाकार है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब और छोटा सा मैंने आपको और बुझा, ये बहुत बड़ा है, हमारी 1.5-2 घंटे की क्लास इसके ऊपर लगनी है। अब हमने जो अब तक नतीजा निकाला, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि इन टर्म ऑफ कैश मनी लॉन्ड्रिंग बहुत मुश्किल है और इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकती। तो बहुत मुश्किल है ये इन टर्म ऑफ कैश मनी लॉन्ड्रिंग करना। तो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग बैंकों के थ्रू ही होती है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट ओपन करके पैसे बाहर ट्रांसफर किए जाते हैं, तो बैंक अकाउंट जो है, तो लिहाजा इस चैप्टर में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं, डेफिनेशन मौजूद है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसने आजकल मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत फैसिलिटेट किया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, EPS। कि ये जो मोबाइल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू लॉग इन करके वेबसाइट के जरिए कैश ट्रांसफर हो सकता है और बड़ा स्पीडी ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीका कार से जो क्रिएशन ऑफ लेयर्स है वो बहुत आसान हो गई है कि आप एक ही दिन में 5-7 ट्रांसफर मारो एक ही अकाउंट पैसे को, अगली उसकी ट्रेल ही गुम हो जाए। अथॉरिटीज पीछे पड़े भी सही तो उनको इन्वेस्टिगेट करते करते मर जाए। एक बैंक पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, तो भाई इतने की तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है जितना आपको किराए बिल पड़ जाने, इस इन्वेस्टिगेशन की फीस पड़ जानी है। तो मटी पाओ, दफा करो। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है इस चैप्टर का, हम उसको भी देखेंगे। और इसी तरह किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग होती है मैंने आपको एक बताया, बैंकिंग के थ्रू, टैक्स इवेजन के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, और इसी तरह हम देखेंगे प्रॉपर्टी सेल परचेज के थ्रू भी होता है। मैं आपको एक छोटी सी एक और स्टोरी भी आज ही सुना देता हूँ, एक और तरीका कार। आप में से प्राइस बॉन्ड का सबको पता है ना? ये भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप सबको प्राइस बॉन्ड का पता है। आपको पता है प्राइस बॉन्ड के ऊपर कैश होते हैं, इनाम होते हैं बड़े तगड़े तगड़े।
हाँ, अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसका एक क्लाइंट था, उसके पास तकरीबन कोई 5-1 करोड़ रुपया था, आप कह सकते हैं इलीगल मनी थी उसके पास, उसे वो वाइट करना चाहता था। अब जो बड़े परेशान हुए कि यार, आके बताया कि अभी अभी जो रिसेंट कुरानदाजी हुई है उसमें जो बड़ा इनाम लगा है वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए का लगा। अच्छा जी, अच्छी बात है इसका, लेकिन हमसे क्या लेना देना। तो एक बात जाहिर है कि जिस शख्स का ये इनाम लगा है उसने स्टेट बैंक से ही कैश कराना है आके, ऐसी बात है। आप एक काम करो कि वो बंदा ढूंढो जिसका ये इनाम लगा है, आप क्या करो कि उसको 4.5 करोड़ रुपए पकड़वाओ और प्राइस बॉन्ड उससे खरीद लो वो वाला। आप उसे 4.5 करोड़ इनाम लगा ना, उसको तो वो इनाम चाहिए, आप उसे 4.5 करोड़ दो। तो आप जाएंगे ना स्टेट बैंक, कभी आप जाए लाहौर में स्टेट बैंक के बाहर जाए तो वहां पे टाउट फिर रहे होते हैं, आपका इनाम लगा ना, तो वो बाहर ही कहते हैं जी बॉन्ड पकड़ाओ, ये लो पैसे और जाओ, वो खुद ही कैश करा लेते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? वो इसी वजह से। आप किसी टाउट के पास जाओ, उन्हें कहो जी मुझे एक लगा हुआ बॉन्ड चाहिए, वो कहते हैं जी कितनी वैल्यू का, हम कहते हैं जी 4.5 करोड़ की वैल्यू का। वो कहता है ठीक है जी 4 करोड़ 70 लाख मुझे दे दो, बॉन्ड ले जाओ। आप क्या करते हैं, 4 करोड़ 70 लाख उसे देते हैं, बॉन्ड लेते हैं, स्टेट बैंक में प्रेजेंट करते हैं अपने नाम से, वहां से कैश कराते हैं, वापस आके उसको शो करा देते हैं जी मेरा इनाम लगा है, टैक्स कट चुका है, मेरी वाइट मनी है। जस्टिफाई हो गया कि ये पैसा इनाम के थ्रू आपको आया। प्राइस बॉन्ड के ऊपर तो किसी का जी नाम सर। नहीं लिखा होता, ये प्राइस बॉन्ड किसका है, अभी रजिस्टर होना शुरू हुआ है, पहले तो नहीं थे, अभी पिछले साल ही मेरे ख्याल में होना शुरू हुआ है। तो ये भी एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये तो बेटा बहुत कुछ है, अभी तो इतनी स्टोरीज है इसके अंदर, टैक्स इवेजन के आपको बताएंगे, कैसे टैक्स छुपाते हैं ये लोग, हम किस किस तरह इनको जस्टिफाई करते हैं, तो बड़े सोर्सेज हैं। ये इंशाल्लाह फिर साथ साथ जैसे जैसे हमारा चैप्टर मूव होता जाएगा, साथ साथ स्टोरियां भी बढ़ती जाएंगी। आप भी आज भी हमने 3-4 स्टोरियां मिक्सअप कर दी हैं, अयान अली की, जरदारी की, हुदैबिया पेपर मिल की, केस की, इस तरह प्राइस बॉन्ड्स की, तो ये सारी चीजें मिक्स कर दी है। लेकिन जैसे हम चैप्टर शुरू करेंगे फिर डिटेल में ये स्टोरी साथ साथ फिर हमारी शुरू हो जाएंगी। तो पुत्र कुछ समझ आई ये जिन कैसे काम करता है? अभी हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे, कल हम बात करेंगे कि इसका नुकसान हमें कैसे होता है, मुल्क को क्या नुकसान होता है कि यार एक बंदा अगर सफारी लेके पैसे कमा रहा है तो जो बंदा उसे दे रहा है उसकी भी तो हराम की कमाई है ना, हमें क्या इससे लेना देना, मुल्क को वो क्या नुकसान होता है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का, कल हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया पुत्र? ओके सर। कोई क्वेश्चन? चले बेटा, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, टाइम पे आइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे पुत्र। अल्लाह हाफिज।